नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक का जो हमने डिस्कशन किया है उसके आगे आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गवर्नर जनरल या वायसराय। प्रश्न पूछे जाते हैं उनके कार्यकाल में क्या कार्य हुए, कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय कब रहा, क्या उसके महत्वपूर्ण कार्य रहे और उसने क्या नया किया उस समय यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में। भारत के लिए वो अच्छा था, बुरा था, कैसी नीतियां थी उसकी, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम देखेंगे बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे और महत्वपूर्ण चीज़ों को ही देखेंगे। ये तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि महत्वपूर्ण चीज़ों को इसलिए हम देख रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्क कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए लाभकारी काम हम कर सकें। मैं ओम पांडे, आपका गाइड। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नर जनरल और वायसराय के तहत सारे जो वायसराय या गवर्नर जनरल हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग पहले उनका नाम हम लिखेंगे और फिर उनके जो कार्य हैं, उनके समय में जो जो कुछ हुआ, जो प्रश्न बनते हैं उनको देखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वो इसी के समय आया था। प्रश्न पूछा गया कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय में आया था, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये दूसरा प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। तब आप विलियम बेंटिंग को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में टिक कीजिएगा। यहीं पे मैं आपको रिलेट करके बता दे रहा हूँ। वैसे आगे अभी जब हम विलियम बेंटिंग की बात करेंगे तो बेंटिंग में भी ये आएगा। ब्रिटेन में महाभियोग किसके खिलाफ चला था, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग ही टिक कीजिएगा कि ब्रिटेन में वारेन हेस्टिंग के खिलाफ महाभियोग चला था। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की हम चाहे बात करें समाप्त करने की, जिसने 1765 में क्लाइव ने शुरू किया था, तो वारेन हेस्टिंग था जिसने द्वैत शासन प्रणाली बंगाल में समाप्त कर दी थी। और ये जो शुरू की गई थी वो क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। दो प्रश्न यहाँ से आपके तैयार हो जाते हैं, शुरुआत और इसने समाप्त किया। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति ये भी वारेन हेस्टिंग्स की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछी जा चुकी है। अब हम अगला जो गवर्नर जनरल बात कर रहे हैं वो है विलियम बेंटिक। मैंने पहले ही आपको बताया कि जब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो आप विलियम बेंटिक को टिक करेंगे, अगर बंगाल का पूछा जाएगा तो आप वारेन हेस्टिंग को टिक करेंगे। तो विलियम बेंटिंक जो था ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए इसको याद किया जाता है, इसने सती प्रथा को समाप्त किया था। प्रथम विधि आयोग का गठन जब 1835 में हुआ तो इसमें ये था, मैकाले इसका सदस्य था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के समय ये कार्य हुआ था। और ये यानी कि जो आप जैसे जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, दो तीन चीज़ें मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जब आप उसके साथ में चीज़ों को रिलेट कर देते हैं तो आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। और अगर आप केवल अलग अलग पढ़ते हैं तो वो आपको भूल जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें। कुशासन के आधार पर मैसूर का प्रशासन इसने अपने हाथ में ले लिया था। किसने? विलियम बेंटिक ने कुशासन के आधार पर मैसूर का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था। अब हम बात करते हैं कार्नवालिस। कार्नवालिस सिविल सेवा का गठन करने वाला व्यक्ति था, न्यायिक सेवा का संगठन करने वाला व्यक्ति था। कार्नवालिस ने ये सारी किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि पर संविदाबद्ध सिविल सेवा, तब भी यही बात हो रही है। लोक सेवा, ठीक है ना, तब भी यही बात हो रही है। और इसने राजस्व बोर्डों को भंग किया था। एक फैक्ट ये भी यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। कार्नवालिस कोड के बारे में आपने सुना होगा। तो कार्नवालिस जो कोड था उसके माध्यम से ये दीवानी और न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन इसने किया। और आगे चलकर जो भारतीय सिविल सेवा का रूप आज आप देख रहे हैं वो इसी की देन थी। और इसकी कब्र पूछी गई थी कि कहाँ है, तो इसकी कब्र आप विदेश में कहीं मत मारिएगा, इसकी कब्र गाजीपुर में है। गाजीपुर जो वाराणसी के पास है वही वाला। न्यायिक सुधार ये कार्नवालिक संहिता हम बात कर ही चुके हैं। और अस्थाई बंदोबस्त इसकी देन है। 1793 में जो अस्थाई बंदोबस्त आया वो इसी के समय इसी की देन है। तो इतने फैक्ट इसके बारे में हमने देखे। और इसके बाद अब हम आगे चलते हैं
और हम अगला जो गवर्नर जनरल है वो है वेलेज़ली। वेलेज़ली को देख लेते हैं। वेलेज़ली के बारे में सहायक संधि का नाम आपने सुना है ना, तो ये लॉर्ड वेलेज़ली है ना। कई लोग, एक बार मैंने लॉर्ड बोल दिया, एक बार मैं ऐसे ही क्लास ले रहा था आप लोगों की, तो मैंने लॉर्ड बोल दिया। और मैं भी पसंद नहीं करता हूँ कि इन लोगों को लॉर्ड कहा जाए। इन लोगों ने भारत की स्थिति खराब ही की थी। कभी कभी गलती से निकल जाता है, क्योंकि जितना भी इतिहास है हर जगह लॉर्ड ही लिखा मिला है। चलिए ठीक है, हम लोग वेलेज़ली ही बोलेंगे। बस एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, लॉर्ड शब्द तो बहुत बुरा है, लेकिन किसी को सम्मान देना बुरी बात नहीं है। लॉर्ड के पक्ष में मैं नहीं हूँ, लेकिन सम्मान सबको देना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, अब जैसे आतंकवादी के आगे जी लगाना थोड़ा सा बेकार लगता है, ठीक है ना, अब्दुल मसूद जी, तो ये थोड़ा सा बेकार लगता है। सहायक संधि वेलेज़ली के बारे में आप जानते ही होंगे कि सहायक संधि वेलेज़ली की थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ था, है ना। चतुर्थ, ये देखिए 4 अक्षर यहाँ में मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है, वेलेज़ली 4 वर्ड है ना, तो 4 वर्ड से ये चतुर्थ याद रखिए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जब नेपोलियन के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, उस समय इसने क्या किया, भारत में ये जब था तो इसने ब्रिटिश पताका फहराए रखी, और ये इसकी बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही थी। यानी कि पूरा सब इधर उधर तो गड़बड़ हो रहा था, लेकिन भारत में इसने ब्रिटिश पताका अपनी फहराए रखी, यानी कि ब्रिटिश का जो साम्राज्य था उसको बनाए रखा, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, आगे अभी हम डिस्कस भी उसको करेंगे, कि लॉर्ड वेलेज़ली के साथ जो सहायक संधि हुई थी उसमें संधियों के क्रम पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा राज्य किस क्रम से उसमें शामिल हुआ था। तो जैसे ये हैदराबाद, मैसूर ऐसे दे देता है, सिंधिया, अवध, तो इसका एक वो है हैदराबाद यानी एच, फिर मैसूर, और फिर अवध, और फिर सिंधिया, हमास, आगे ये अभी होगा इसमें। मैं यहाँ पे इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको याद रहे। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात आती है। आंग्ल नेपाल जब युद्ध हुआ, जो संगौली की संधि के साथ समाप्त हुआ था, 1814 से 16 के बीच में चला आंग्ल नेपाल युद्ध, तो उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स था, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 1823 के बीच में था, ठीक है। और फिर ये छोटे छोटे और ये सब आते हैं, जैसे कैप्टन स्लीमैन एक है, तो ये ठगों का दमन इसने किया था, ठगों का जो दमन था, ठगी प्रथा, ठीक है ना। लॉर्ड एलनबरो, ये दास प्रथा का अंत इसने किया था, सीधा यही प्रश्न पूछा जाता है। सिंध विजय महत्वपूर्ण घटना है इसके समय की, 1843 की। फिर सहायक संधि अगर हम देखें तो प्रथम राज्य अवध था, देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, प्रथम राज्य अवध था, ये भी एक ध्यान में रखना है आपको। वेलेज़ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो ये राज्य थे, उनका क्रम अगर हम देखें, जो हमास में आपको बता रहा था, तो वेलेज़ली की जो सहायक संधि इसने स्वीकार किया तो हैदराबाद, मैसूर, फिर देखिए अगर ये तंजौर आ जाएगा तो ये अवध के पहले हो जाएगा। वैसे हमने क्या पढ़ा था, हमास महत्वपूर्ण देख लिया था, तो लेकिन इसमें हैदराबाद, मैसूर, फिर तंजौर आ जाएगा, फिर अवध, फिर पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, और ये भरतपुर। तो इतना आपको याद भी नहीं रहेगा, अगर आप याद करने में सक्षम है तो आप याद कर लीजिए। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, ये ऐसे याद रखिए जितना याद कर पाइए। फिर बात आती है डलहौजी की। हड़प नीति, विलय नीति, व्यक्तिगत का सिद्धांत, ठीक है। तो ये सारी जो है वो एक ही नीति है, और इसका जो जिसके समय हुआ और जो इसका जन्मदाता था, जिसने इसको अप्लाई किया, जन्मदाता मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ विलय नीति इसने लागू किया था, ये तो मैं इतना कह सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जन्मदाता की बात जब आती है तो वो कोई दूसरा होता है, क्योंकि ये थिंकिंग की बात होती है, तो उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन डलहौजी ने विलय नीति यहाँ पर लागू किया था, व्यक्तिगत सिद्धांत भी उसे कहते हैं। हड़पे गए जो प्रदेश थे उनका भी क्रम पूछा जाता है कि कौन पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो ये सतारा, जैतपुर एवं संभल साथ में, सतारा 1848 में, फिर 1849 में जैतपुर, संभल, फिर बघाट 1850, फिर उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, है ना। तो ये आप जैसे भी इसको फार्मूला बनाइए, है ना, हमने तो इसको सैट सैम करके बना लिया था, ये सत बघाऊ करके बना लिया था, सत बघाऊ झान, सत बघाऊ झान मैंने बनाया था। अब आपने जैसे याद कर पाइए, तो सतारा, संभलपुर और जैतपुर साथ में है, सतारा 48 में, फिर जैतपुर और संबलपुर साथ में, फिर बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, ठीक है ना। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि अवध को किसके आधार पर इसको शामिल किया गया था, तो ये कुशासन का बहाना लेकर अवध को शामिल किया गया था, 1856 है में ये हुआ था। प्रथम रेलवे लाइन ये मुंबई से ठाणे जो चली थी
वो डलहौजी के समय की ही महत्वपूर्ण एक घटना है, जिसका सकारात्मक प्रभाव था। भले ही इन्होंने अपने प्रयोग के लिए किया, है ना, लेकिन होता क्या है, कभी कभी ये लोग जो काम करते हैं उसका लाभ फिर आगे हम लोगों को भी मिलता है। और ब्रिटिश राज्य का अंतिम विस्तार भी डलहौजी के समय ही हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश राज्य का अंतिम विस्तार कब हुआ, किसके समय, किस गवर्नर जनरल के समय, तो ये ब्रिटिश राज्य का अंतिम विस्तार डलहौजी के समय ही हुआ था। ग्रेट इंडियन जो पेनिनसुला रेलवे है, इस नामक कंपनी ने भारत में रेल यात्रा का प्रारंभ किया था। आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत में किसने किया था, तो ये आप कर देंगे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे नामक जो कंपनी है उसने ही किया था। अब बात आती है कैनिंग की। जब 1857 की क्रांति हुई, 56 से ये 1856 से 1862 के बीच में ये रहा, तो जब 1857 की क्रांति हुई तो कैनिंग ही उस समय था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसके समय पास हुआ 1856 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में इसने पढ़कर सुनाया था। ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो कैनिंग के बारे में सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय ये था, ठीक है ना। और ये जैसे अब कई बार सन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे एक विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत पूछा जाता है, किस सन में हुआ था, तो 1829 में हुआ था, है ना। तो ये प्रश्न कभी कभी सन के तौर पर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और 1858 में ये कैनिंग ने जो ये सब घोषणा पत्र सुनाया था, तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर को ऐसा इसने सुनाया था। तो और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का था, वो भी इसी के समय हुआ था। ये सब बार बार फैक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब याद रहेंगे। और इसकी फिर एक खास बात है कि कैनिंग के बाद में कैनिंग के बारे में और जो जानकारियां हैं, पढ़ने को तो हम लोग बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन ये लगभग इम्पॉर्टेंट हो गया। अब हम जॉन लॉरेंस के बारे में बात करें। भारत का प्रथम वायसराय भी कैनिंग था, ये भी आपको जानना चाहिए। 1858 एक्ट के तहत इसको भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। तो भारत का प्रथम वायसराय, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये आप कैनिंग ही टिक करेंगे। कौन था? कैनिंग। अब जॉन लॉरेंस के बारे में बात करें तो चतुराईपूर्ण नीति या उच्चतम निष्क्रियता की नीति, ये जॉन लॉरेंस की नीति थी। चतुराईपूर्ण नीति या उच्चतम निष्क्रियता की नीति किसकी थी? जॉन लॉरेंस की। मेयो, ये प्रथम बार जब जनगणना हुई 1872 में, वो व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। 1872 वाली प्रथम व्यवस्थित जनगणना अगर आपसे पूछा जाए तो 1881 में हुई थी, लेकिन मेयो उस समय था जब हुई थी, क्योंकि इसका कार्यकाल 1869 से चालू होता है और ये 72 तक ही रहा। तो ऐसे आप याद भी कर सकते हैं। तो अंडमान निकोबार में बाद में इसकी हत्या एक दंडित जो अपराधी था उसके द्वारा कर दी गई थी। ये प्रश्न भी पूछा गया कि अंडमान में किसकी हत्या कर दी गई थी, निम्नलिखित में से ऐसे दे देगा, तो ये मेयो की हत्या एक अपराधी के द्वारा कर दी गई थी। अगला जो है वो लिटन है। नाम से हमारे यहाँ कहते हैं ना, बड़ा लटा इंसान है, तो मैं इसको ऐसे ही याद कर रखा हूँ कि ये बहुत लटा हुआ इंसान था और इसने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। इसने सब प्रतिबंध लगाए, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की बात है, इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी फॉरवर्ड नीति यानी अग्र नीति इसने अपनाई थी। बात आती है फिर रिपन की, ये इसकी अपेक्षा ठीक था। प्रथम अपेक्षाकृत मैं बता रहा हूँ, वैसे तो कोई भी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अपेक्षाकृत। रिपन जो है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 जब आया उस समय यही था, इसी के समय में आया था। 1880 से 84 के बीच में ये रहा। स्थानीय स्वायत्त शासन को इसने प्रोत्साहित किया। देखिए कितनी बढ़िया बात थी। एल्बर्ट विल 1883 में जब आया तो भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय लोगों के मामले सुनने का अधिकार हो गया, वो इसी के समय आया। ये आपको याद रखना है कि एल्बर्ट विल जब आया तो उसमें कौन था गवर्नर जनरल, ठीक है ना। फिर बात आती है डफरन की। तो डफरिन जो था ये 1884 से 1888 तक रहा, यानी कि जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो रही थी उस समय डफरिन था। और ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऐसे 1857 का युद्ध याद करिए, युद्ध गलत मैं बोल गया, 1857 का संग्राम जो हुआ, स्वतंत्रता संग्राम, तो उस समय कौन था, इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। कर्जन की बारे में बात करें तो बंगाल का जब विभाजन 1905 में हुआ तो कर्जन था, 1899 में आया और 1905 तक ही रहा। तो बंगाल के विभाजन को आप इससे रिलेट करके याद कर लीजिए कि 1905 तक ही रहा, 6 साल पहले आया था। ऐसे रिलेट करके फैक्ट को याद किया जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, भारतीय प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 का जो पारित हुआ, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी के समय हुई, यानी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इसके समय हुई हैं।
पुरातत्व सर्वेक्षण, प्राचीन स्मारक, इस तरह जो पुरातन और प्राचीन स्मारक इन सब संरक्षण की बात होती है, ये सब करजन के समय हुई। गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की। किससे की? औरंगजेब से की। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किसने की थी, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है ना। अगला प्रश्न अब हम देखें मिनटों पर। तो पृथक निर्वाचन मंडल 1909 में, है ना, और जब पास हुआ तो ये प्रथम निर्वाचन मंडल मिंटो के समय हुआ। 1905 से 1910 के बीच में रहा, तो 1909 का समय इसके समय ही आता है ना। और इसके बाद में हार्डिंग की हम बात करें तो 1911 में जॉर्ज पंचम व महारानी मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में जो हुआ, तो वो हार्डिंग था। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला कौन था? ये भी हार्डिंग था। बंगाल विभाजन को रद्द करने वाला कौन था? ये भी हार्डिंग था। बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ, कब रद्द हुआ? 1911 में हुआ ना, तो उस समय ये हार्डिंग ही था। कौन था? हार्डिंग था। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारे जो फैक्ट हैं उनसे कभी कभी कई लोगों का एक साथ में मिलाकर प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी क्या किया जाता है कि आपसे एक व्यक्ति के बारे में ही पूछ लिया जाता है ना। तो मतलब उसके जो कार्य हैं वो सारे एक साथ ही पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो बंगाल विभाजन को भी इसने ही रद्द किया था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक फैक्ट है चार्ल्स मेटकाफ, आप टिक कीजिएगा। और बंगाल में दोहरा शासन, ये लॉर्ड क्लाइव। ये इतने फैक्ट हमने देखे, थोड़ा सा कंसेप्ट भी हमने बनाने की कोशिश की। अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं एक प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ, उसका उत्तर दीजिए। वो प्रश्न ये है कि मैं कुछ कार्य लिख रहा हूँ कि ये कार्य हुए, कुछ ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक तरफ मैं लिख रहा हूँ अस्थाई बंदोबस्त, तो आप क्या सोचेंगे किसके समय? अस्थाई बंदोबस्त किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यानी कॉर्नवालिस ये हो जाएगा। ऐसे में अगर बोलूं चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति, चतुराईपूर्ण, जैसे मैं चतुराई लिखूं तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? ये किसकी है? जॉन लॉरेंस की। ऐसे मैं कहूं सहायक संधि, सहायक संधि अगर मैं कहूं तो ये वेलेजेली की। और ऐसे मैं कहूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आप क्या कहेंगे? डफरिन के समय हुई थी। इस तरह से मैं प्रश्न आपके सामने इसलिए रखने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे आपको तैयार करना है। कई ऐसा नहीं कि सबसे अलग अलग ही प्रश्न पूछे जाएंगे, रिलेट करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। फिर मिलते हैं। ज्योग्राफी का भी रेगुलर चल रहा है क्लास, उसको आप देखिए। और डेली का करंट अफेयर जरूर देखा करिए। जब डेली आप करंट अफेयर देखते हैं तो आपका जीएस भी तैयार होता है बहुत अच्छे से, क्योंकि करंट में बहुत सारी जीएस की बातें आ जाती हैं। और हम लोग तो अब यूपीएससी पैटर्न पे बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं। ठीक है ना। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।